हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ आज आपका टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का एग्जाम ठीक ठाक अच्छा गया होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन नया था और वो ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन सारा ईजी था, मशीन से थोड़ा क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन बाकी सारा क्वेश्चन सब सही था। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन मिला जुला कर सब सही था, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो जो मैराथन क्लास, जो भी रिवीजन क्लास अच्छे तरीके से अगर पढ़े होंगे, फॉलो किए होंगे, उनको आज एग्जाम में दिक्कत नहीं हुआ होगा। और जो ऊपर से ही पढ़ के गए होंगे या जो प्रीवियस ईयर का पूरा डिक्टो क्वेश्चन रट के गए होंगे, प्रीवियस ईयर का जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो उनको दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि अल्टरनेटर, ट्रांसफॉर्मर, ये सब का जो क्वेश्चन पूछता था पहले वो नहीं पूछा था। तो बाकी फिर हम आगे बात करते हैं, पहले इसके ऑब्जेक्टिव को मैच कर लेते हैं कि किसका क्या आंसर था हमारा राइट। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंट एमॉन्ग पीरियोडिक इंस्पेक्शन। करा इसमें से कौन जो है, किसको हम लोग पीरियोडिक इंस्पेक्शन में काउंट नहीं करते हैं। तो किसको नहीं करते हैं, टीयर डाउन को, या फिर ओवरहॉल को, या रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पर हमारा जो इसका राइट आंसर है ऑयल बर्निंग को हम लोग जो है वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन में नहीं रखते हैं। टीयर का हम लोग देखते हैं, ओवरऑल को देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, अगर पार्ट कोई खराब होता है तब, ये सब के सब हम बताए थे। ऑयल बर्निंग आप पढ़े भी नहीं ना, हम बताए थे, तो डायरेक्टली भी आप इसको छाट सकते थे कि ऑयल बर्निंग जो है वो अलग है। तो कुछ अपना दिमाग में भी इसमें लगाना था। दूसरा हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। इसमें से कौन जो है वो क्लास मेंटेनेंस के टाइप नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है। तो आप लोग पढ़े हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस पढ़े हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस पढ़े हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पढ़े हैं, टाइमली मेंटेनेंस करके हम पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। तो डायरेक्टली जो आउट हो रहा था, डायरेक्टली आउट हो रहा था, ऑड है ये। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और वैसे भी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है कि विथ द इंक्रीज इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, ब्रेकडाउन कॉस्ट क्या होता है। जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट को आप बढ़ा दीजिएगा, मतलब प्रिवेंटिव पर ही ज़्यादा खर्चा करिएगा, तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट आपका जाहिर सी बात है कि घट जाएगा। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इज आर शेड्यूल मेंटेनेंस। करा कि इसमें से कौन जो है वो शेड्यूल मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। ओवरहॉलिंग ऑफ मशीन, फिर हमारा क्लीनिंग ऑफ टैंक, फिर हमारा वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, या ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे के सारे जो हमारे हैं वो शेड्यूल मेंटेनेंस के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं। मिस अलाइनमेंट में काउज, करा मिस अलाइनमेंट के कारण क्या होता है, ब्रेकेज ऑफ शाफ्ट, वाइब्रेशन, डैमेज ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसका आंसर सारे का सारा है, सब कुछ होता है। मिस अलाइनमेंट के कारण शाफ्ट भी टूट जाता है या टेढ़ा हो जाता है। डैमेज ऑफ फाउंडेशन बोल्ट, जो बोल्ट जहाँ पर कसा हुआ रहता है, ज़्यादा वाइब्रेशन होने के कारण वो हमारा खराब हो जाता है और वाइब्रेशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ना देकर नन ऑफ दीज दिया है, तो इसलिए हमको ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है मिस अलाइनमेंट में, वो हमारा होता है वाइब्रेशन। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर वैसे इसका तीनों का तीनों सही है, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज दे दिया, यहीं पर अगर ऑल ऑफ दीज देता है तो हमारा ऑल ऑफ दीज मारते। लेकिन अब इन तीनों में हमको प्रायोरिटी देना है कि किसको हम ज़्यादा देंगे, तो वो हमारा होगा वाइब्रेशन, क्योंकि मिस अलाइनमेंट के कारण सबसे बड़ा कंडीशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारा होता है वो वाइब्रेशन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाई। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करते हैं। तो कल ही जब हम अगर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे किसका उपयोग हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने में करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। कह रहा है व्हेन द रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक्ड इट्स रोटर फ्रीक्वेंसी बिकम। जब रोटर हमारा 3 फेज इंडक्शन, देखिए मशीन का क्वेश्चन दे दिया था, ऐसे ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम बताए थे तो वहाँ पर भी दिया गया था। तो क्या कर रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में अगर उसका रोटर को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, तब हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तब उस केस में हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय। जो एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर को लोडेड कंडीशन में, अंडर लोडेड कंडीशन, तो उसको हम लोग किससे निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, या ओपन सर्किट टेस्ट, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसको हम लोग जो करते हैं वो बैक टू बैक टेस्ट के अंतर्गत करते हैं। तो बैक टू बैक टेस्ट आपको जब हम पढ़ाए होंगे मेन कोर्स में, तो वहाँ पर भी ये बताए हैं। इसका उपयोग हम लोग एफिशिएंसी को निकालने के लिए करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर भी बैक टू बैक टेस्ट हम बताए थे, शायद कल रिवीजन के क्लास में भी बताए थे। और अगर रिवीजन के क्लास में नहीं बताए होंगे तो मेन कोर्स में तो जरूर बताए थे बैक टू बैक टेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूटीन टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। इसमें से कौन जो हमारा वो रूटीन टेस्ट नहीं है। तो देखिए कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट, इम्पीडेंस टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, ये टेस्ट हमको फैमिलियर लग रहा है, इस टेस्ट से आप कुछ जानते हैं। लेकिन रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े, तो ऐसे ही ऑड आउट हो रहा था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चन नया था उसको आप अपने दिमाग से गेस करके भी उसको आप आउट कर सकते थे कि कौन हमारा नहीं हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग अपना यूज करते तब। बाकी तो प्रीवियस क्वेश्चन ही दिया था। ये नो लोड टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। नो लोड टेस्ट को हम लोग क्यों करते हैं। नो लोड टेस्ट के हम लोग कोर लॉस को फाइंड आउट के लिए करते हैं, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग कॉपर लॉस को निकालते हैं। जब हम कल पढ़ाए थे नो लोड टेस्ट और हमारा जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो दोनों में हम बताए थे कि किसके कौन सा टेस्ट किसके लिए हम उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग क्या करते हैं, तो प्राइमरी साइड में बताए थे कि रेटेड वोल्टेज को हम सप्लाई करते हैं। प्राइमरी साइड तो नहीं बताए थे, हम बताए थे लो वोल्टेज साइड, और वही लिखाना चाहिए क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी तो कभी भी बदल सकता है। हो सकता है लो वोल्टेज साइड कभी प्राइमरी के रूप में ले ले और कभी हाई वोल्टेज साइड भी प्राइमरी के रूप ले सकता है, तो इसलिए यहाँ पर लो वोल्टेज साइड लिखना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर दिया है तो बेसिकली लो वोल्टेज साइड ही जनरली ज़्यादा केस में हम प्राइमरी को लेते हैं, तो इसलिए हमारा प्राइमरी यहाँ पर लो वोल्टेज साइड को ही हम लोग प्राइमरी लेते हैं। तो प्राइमरी की तरफ में हम लो वोल्टेज साइड की तरफ में हम लोग रेटेड वोल्टेज को सप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। कह रहा है इसमें से कौन सा है जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं है। तो कंजर्वेटर जानते हैं आप, ब्रीदर जानते हैं या बकज रिले जानते हैं, ये तीनों के तीनों आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का पार्ट है। लेकिन एक्साइटर है नहीं है। एक्साइटर जो होता है वो जब हम पावर जनरेशन पढ़े थे तो वहाँ पर मोटर के पास, हम मोटर के बगल में जो अल्टरनेटर हमारा था, मोटर नहीं, वहाँ पर जो अल्टरनेटर था उसके बगल में हम एक्साइटर को लगाए थे। तो ये मतलब ये जनरेटर के केस में होता है एक्साइटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द सर्किल डायग्राम फॉर एन इंडक्शन मोटर। करा है इसमें से किसका किसका रिक्वायरमेंट होगा सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। ब्लॉक रोटर टेस्ट, नो लोड टेस्ट और स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट, ये तीनों का हम उपयोग करते हैं किसके लिए, तो ये तीनों का हम लोग उपयोग करते हैं ब्लॉक रोटर, मतलब ये तीनों का उपयोग हम लोग करते हैं उसके लिए सर्किल डायग्राम को बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन इंडक्शन मोटर इज यूज्ड टू फाइंड। ब्लॉक रोटर टेस्ट का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट का हम लोग जो उपयोग करते हैं वो लीकेज रिएक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, पावर फैक्टर और शॉर्ट सर्किट के लिए करते हैं, और शॉर्ट सर्किट करंट अंडर रेटेड वोल्टेज के लिए करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या मतलब 15, ये क्या कर रहा है कि इन एन अल्टरनेटर जीरो पावर फैक्टर मेथड इज यूज्ड टू फाइंड। जीरो पावर फैक्टर मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं किसको फाइंड आउट करने के लिए, सिंक्रोनस इंपीडेंस, इफिशियंसी, आर्मेचर रेजिस्टेंस या वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसका हम लोग उपयोग जो करते हैं जीरो पावर फैक्टर मेथड का, उसका हम उपयोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ये जो भी था मशीन का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन से आप फैमिलियर नहीं, आप 5th से में पढ़े होंगे तब उस केस में आप यहाँ पर पढ़े होंगे कि जीरो पावर फैक्टर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में हम उपयोग करते हैं टू फाइंड आउट द वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर में। तो ये आप लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं। इसमें यहाँ पर दे दिया, देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देता है, हमेशा देता है, आप देखे भी होंगे कि आपको सिलेबस में नहीं दिया था रिले पढ़ना, बकज रिले पढ़ना, चाहे फिर सर्किट ब्रेकर पढ़ना, लेकिन देता है क्वेश्चन क्योंकि आप उसको पढ़ के आए हैं, 5th से में उसको पढ़ के आए हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में भी कुछ उसी तरीके से इस बार दिया है। बेसिकली तो कभी नहीं देता था, लेकिन इस बार थोड़ा 1 2 3 क्वेश्चन लगभग मशीन का दिया है, बाकी सारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, 16 क्या करा है कि 2 अल्टरनेटर आर टू बी पुट इन पैरेलल। 2 अल्टरनेटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी आइडेंटिकल फॉर देम। तो कह रहा है इसमें से कौन सा फैक्टर आइडेंटिकल होता है। कल भी बताए थे हम इसका पैरेलल ऑपरेशन के केस, सारे जो केस होते हैं वो बताए थे, और क्या बताए थे, फेज सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज सब के सब आइडेंटिकल होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो हो गया सही है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, वो क्या कर रहा है कि स्विनबर्न टेस्ट एंड ब्रेक टेस्ट आर रेस्पेक्टिवली। स्विनबर्न टेस्ट और ब्रेक टेस्ट क्या है, तो स्विनबर्न टेस्ट हमारा इनडायरेक्ट टेस्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग होता है और ब्रेक टेस्ट हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये हम जब कल हम बताए थे डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग, तो वहाँ पर भी हम बताए थे ये कि कौन टेस्ट किसके अंतर्गत आता है। जो हमारा जो रिवीजन क्लास था, जो मैराथन क्लास था, देखिए मैराथन क्लास बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा जो अच्छी तरीके से देख कर गए होंगे। जो बीच बीच में छोड़ के भाग गए थे, जैसे शुरू में 100-110 स्टूडेंट रहते हैं, उसको धीरे धीरे छोड़ के जो भाग जाते हैं, तो उनके लिए फिर दिक्कत होता होगा। लेकिन जो शुरू से अंत तक पेशेंस के साथ धैर्य से अगर देखते होंगे पूरे जो लाइव क्लासेस शुरू से अंत तक, तो उनको जरूर बेनिफिट मिलता होगा एग्जाम में। और आने वाले जो सब्जेक्ट हैं आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारा जो ACS है, इसमें हम चाह के भी पूरा मैराथन, कितना भी मैराथन लगाते पूरा हम खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर आपका यही होगा कि अगर आप कहीं पढ़े हैं तो वहाँ पर का वीडियो को रिवाइज करिए। अगर नहीं कहीं पढ़े हैं तो क्रैश कोर्स में जो वीडियो है उसको कम से कम आप जरूर देखिए। जो क्रैश कोर्स नहीं लिए हैं वो अभी भी समय ले लीजिए, हम दाम तो बढ़ाए नहीं है, सिर्फ 200 रुपया ही रखे हैं। वो 200 रुपया में आप ले लीजिए, 200 रुपया आपका वो बर्बाद नहीं होगा, वो पैसा का आप सही यूटिलाइज कर पाइएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, मेरे पास उतना समय नहीं है, 3rd सेम वाले को भी हम कहें कि मेजरमेंट का हम रिवीजन कराएंगे तो उनको भी कराना है, फिर आपको भी कराना है, तो सारा का सारा हम तो करवा नहीं पाएंगे। और छोटा टॉपिक तो है नहीं, छोटा सब्जेक्ट है नहीं। तो अगर आप क्रैश कोर्स में पढ़े हुए रहिएगा तो उतना लेक्चर को पहले आप देख लीजिएगा एक बार। अभी समय भी आपके पास है, 3 से 4 दिन आपके पास समय, आसानी से आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि हम रिवाइज कराएंगे तो वो फास्ट में रिवाइज कराते हैं। तो फास्ट में रिवाइज कराते हैं तो कुछ टॉपिक को हम स्किप भी करते हैं, और हो सकता है कि वो टॉपिक ही आ जाए आपका एग्जाम में, क्योंकि हॉट टॉपिक सिर्फ हम रिवीजन में कराएंगे। तो जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ 40 टॉपिक आपको पूछे, हो सकता है कुछ बेसिक सा क्वेश्चन भी आपको पूछे। तो इसीलिए वो जो कोर्स है
क्रैश कोर्स, उसमें जो कोर्स है, उसमें जो वीडियो है, उसको आप देखिएगा तो आपको जरूर अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और सब्जेक्ट के प्रति कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। वैसे भी 20% क्वेश्चन एसीएस हो या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं आएगा, जो हम कोई भी टीचर पटना में नहीं पढ़ाता है वो 20% क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन अल्टर रहता है, अलग रहता है। यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोड्यूस अ वाइब्रेशन इन फाउंडेशन, करा इसमें से कौन सा सिस्टम जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, अनबैलेंस्ड मशीन या फिर हमारा है बैलेंस मशीन, कपल मशीन या अनकपल मशीन। तो जो अनबैलेंस मशीन होता है यही हमारा वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है, अनबैलेंस मशीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, ए फ्लेंज कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट। फ्लेंज कपलिंग का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, विच आर नॉट इन एग्जैक्ट अलाइनमेंट, जो सही अलाइनमेंट में नहीं होता है, विच आर परफेक्टली अलाइंड, जो परफेक्टली अलाइंड होता है, या जो हैव लेटरल मिस अलाइनमेंट, जो लेटरली मिस अलाइंड होता है, या हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट अ स्मॉल एंगल। तो ये जो परफेक्टली अलाइंड होता है उसमें यूज होता है, परफेक्टली अलाइंड में होता है, या हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट अ स्मॉल एंगल। फ्लैंज कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट। इसमें थोड़ा हमको कंफ्यूजन लग रहा है, इसमें बी और डी दोनों में से एक कोई है, हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट ए स्मॉल एंगल। शायद यही है कि छोटा सा एंगल से अगर इंटरसेक्ट करता तो वहाँ पर फ्लेंज लगाकर उसको हम अरेंज करते, शायद इसका डी आंसर है। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा गूगल पर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या कह रहा है कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वाइल इज एक्सप्रेस्ड इन, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो हमारा वाइल का होता है वो केवी पर एमएम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो यह था आज का हमारा सेशन। कुछ विद्यार्थी जो थे वो बहुत ही जल्दी मतलब उसको क्या कहते हैं, उत्साहित हो जाते हैं आंसर के प्रति। देखिए, जो आप आंसर को गलत बना के आइएगा, आप सही बना के आइएगा, अब उतना बकाने की क्या आवश्यकता है, हमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अभी हम जस्ट थर्ड सेम का देखें, आप खुद देखिए अपनी आंखों से कि थर्ड सेम का वीडियो हम लोड किए थे, उसके बाद हम आपके टाइपिंग में काम में लगे हैं, तो टाइपिंग करने में, उसको अरेंज करने में थोड़ा समय लगता है। तो आप लोग अकबकाइए नहीं, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अंदर, और यहाँ पर जो आंसर मिलता है वो जेन्युइन भी आंसर मिलता है, 100% करेक्ट मिलता है। तो थोड़ा पेशेंस रखकर अच्छी तरीके से धैर्य से देखें। और एक बात और, कहीं पर और जो अदर स्टूडेंट जो कहीं पर पहले एडमिशन ले लिए होंगे, जहाँ पर पढ़ रहे थे 5000, 6000 या 2000, 4000 जो जिसको जितना दिए हैं, उनसे जाकर इस तरीके से आप बात नहीं करते। एक लड़का बोला कि सर डायरेक्टली आप आंसर को लिख कर पेज दे क्यों नहीं देते हैं डायरेक्टली। तो देखिए, हम दे देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको फिर ये काम दोबारा तो करना ही पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसीलिए हम एक ही साथ कर देते हैं ताकि दोबारा हमको काम ना करना पड़े। आपका भी बेनिफिट हो जाता है, आने वाला जो स्टूडेंट है उनका भी बेनिफिट हो जाता है। तो हम जिस तरीके से सोचते हैं, जो दिमाग मेरा जिस अनुसार हम काम करते हैं, वो अनुसार हम सही काम करते हैं। आप लोग की सलाह की आवश्यकता नहीं है इसमें। जहाँ पर आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है वहाँ पर तो आप कर नहीं रहे हैं। थर्ड सेम का वीडियो को सपोर्ट करना है तो आप लोग कर नहीं रहे हैं। कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कि मेरे हित में काम करता है, सब सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। हम थर्ड सेम का वीडियो को डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप लोग को ऐसा तो नहीं होगा कि आपके जूनियर के ग्रुप में आप जूनियर से आपका संपर्क नहीं होगा, आपको जूनियर के ग्रुप में उस वीडियो को शेयर करना चाहिए था, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं। तो इसे नहीं करिएगा, धीरे धीरे हमारा पहुंच तो बनेगा ही, लेकिन अगर आप लोग एक बार कर दीजिएगा तो हमारा भी मदद हो जाएगा। और आपका जो आपके प्रति जो हम इतना मेहनत करके ये वीडियो को बनाते हैं, आपको डालते हैं, आपको हेल्प करते हैं हर एक एग्जाम के समय में, चाहे वो 5th सेम हो, 6th सेम हो, जो भी हो, हर एक समय हम मेहनत करके आपको हमेशा हेल्प करने का कोशिश करते हैं। तो इसके एवज में आपको भी चाहिए कि हमें सपोर्ट करिए। तो हम फिर से यही कहेंगे कि जो भी थर्ड सेम का वीडियो डालते हैं, कृपया कर उस वीडियो के लिंक को एक बार अपने जो जूनियर हैं उनके पास शेयर कर दे, उनको कहें कि अपने ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि इसी के थ्रू वो इससे कनेक्ट हो जाएंगे और उनके लिए जो हम काम कर रहे हैं, मेरा जो मेहनत कर रहे हैं उनके प्रति, उसका सही रिजल्ट हमको मिल सके। क्योंकि अगर व्यूज़ ही नहीं आता है, अगर वीडियो को वो देखते नहीं है, तो मज़ा नहीं आता फिर कंटेंट को बनाने में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि किनका कितना आंसर सही गया, किसका कितना मार्क्स आ रहा है, क्योंकि ये आंसर जो है वो 100% एक्यूरेट है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।